तो क्या निकालना है, कोई हमारे पास रिंग है, उस पर रिंग पता है बीच में तो खाली रहता है ना, रिंग में केवल रिंग होता है, ये लोहा है जो भी है, इसमें बराबर रूप से चार्ज पड़े हैं, उसके कारण उसकी अक्षीय स्थिति पे x दूरी पर हमें निकालना है, क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास छोटा सा चार्ज है, मतलब पूरा बड़ा लेके चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, छोटा सा चार्ज dq हम लोग उठा लेते हैं, और इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इधर है, इस साइड E आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE, सूक्ष्म आवेश dq द्वारा लगाया गया, जहाँ पे फिर से वही P पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता dEi है। अब इस dE का हम लोग मान लिखेंगे तो क्या आएगा, dE इज इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर होता है KQ ये वाला लेते हैं, फॉर्मूले में याद है ना, जिसके द्वारा निकालना उसी का Q लेते हैं, K dQ अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये हमारा एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो के डी क्यू अपॉन निकालते हैं और क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको निकालेंगे दो, मतलब ये तो डायरेक्ट इस डायरेक्शन में आ गई, हम लोग को अक्षीय स्थिति में निकालनी है। अक्षीय स्थिति ये है, अक्षीय स्थिति में निकालनी है, तो अक्षीय स्थिति में यानी हम लोग इस डायरेक्शन में निकालेंगे, और इस डायरेक्शन में निकालने के लिए हम लोग इस जो भी हमारा वेक्टर है डी वेक्टर, इसको क्या कर देंगे, इसको रिजॉल्व कर देंगे। रिजॉल्व करने का क्या मतलब है, इसको कॉस थीटा और साइन थीटा के रूप में तोड़ देंगे। अगर ये एंगल हम लोग थीटा मान लें तो इस डायरेक्शन में हमारा डी वेक्टर हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ये हमारे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। अगर कोई वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, कोई भी वेक्टर एफ वेक्टर थीटा एंगल है, तो जिस लाइन के साथ वो थीटा बना रहा है वहाँ पे उसका एफ कॉस थीटा हो जाता है, और फिर जिसके साथ नहीं बना रहा वो एफ साइन थीटा हो जाता है। ये हमारा 11th का टॉपिक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और फिर बात है कि ये इसके बराबर होगा क्या, तो निकाल लेंगे, दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे और अंडर रूट निकाल देंगे, तो एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये इसका वैल्यू होता है एफ का, और इसको अगर निकाल लेंगे तो देखो कि एफ स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यानी एफ स्क्वायर इंटू 1 अंडर रूट था ही इक्वल टू एफ आ गया, तो आ तो गया, एफ ही तो आना था, दोनों का रिजल्टेंट एफ आ गया, फिर एफ को दोनों में तोड़ दें, दोनों का रिजल्टेंट निकाल के एफ ला दो, बात वही है। तो हम लोग एक्सियल पोजीशन में लाना है, इसलिए इसको तोड़ दिए किसमें, साइन थीटा और कॉस थीटा में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे 11th का है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग देखेंगे ये डी साइन थीटा है, ठीक, यहाँ पे अगर कोई आवेश है, यहाँ पे भी तो होगा ही, ये क्या करेगा, ये भी इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा कुछ, उसका भी अगर हम लोग एक्सियल की बात करें अक्षीय स्थिति में, उसका इस साइड आएगा और ऊपर साइड भी कुछ आएगा। अब ये ऊपर वाला तो नीचे वाले को काट देगा ना, दोनों ये भी साइन थीटा ये भी साइन थीटा काट दिया, और इधर ये वाला एक्सियल वाला भी इसी डायरेक्शन में, पहले भी इधर ही डायरेक्शन में, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चला कि अगर अक्षीय स्थिति में निकालेंगे तभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और अगर निरक्षीय स्थिति में यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो हम लोग केवल किसके बारे में बात करेंगे, एक्स एक्सिस के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग अक्षीय स्थिति बोल देते हैं। और क्या हो, मतलब अक्षीय स्थिति के हम लोग क्या निकाले हैं, डी ई कॉस थीटा निकाले हैं, डी ई कॉस थीटा, और डी ई कॉस थीटा की अगर हम लोग वैल्यू रखें, डी ई की वैल्यू क्या है, के डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार क्या है, पहले तो ये थीटा है ना, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण इधर उधर वाले बराबर होते हैं। अब इस थीटा के लिए जो कॉस थीटा है वही तो यही थीटा, दोनों थीटा सेम ही, बात एक ही है। तो इसके लिए आधार क्या है, x, और कर्ण क्या है, और यहाँ पे फॉर्मूले में d इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है ना, अपॉन में r स्क्वायर था,
तो स्क्वायर होता है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे भी अंडर रूट हटा रहेगा, बताएं नहीं तुम लोग, अभी गलत हो जाता। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई। अब इसको आगे ले जाएं, ये कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर आधा। दोनों चीज़ सेम है तो दोनों की पावर जुड़ जाएगी। 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। तो यहाँ से हमें डी ई एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, के डी क्यू, के एक्स डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर डी ई है, इधर डी क्यू है, तो हम लोग क्या कर देंगे, एक्स कॉस थीटा का एक्स, और दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे डी, जिसके साथ डी होता है हम लोग वो वाला टर्म खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो केवल डी ई का इंटीग्रेशन होगा, और डी ई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कैसे होगा, जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं, अगर x का हम लोग डी बाई डी एक्स निकालें, x की पावर n का, तो ये हो जाता है n x की पावर n माइनस 1 होता है। ये हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और जब किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर n और यहाँ पे dx, तो इंटीग्रेशन करते तो हमारा हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है जब हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि e की पावर 0 है ना, e की पावर 0 का क्या मतलब होता है, 1 होता है, किसी की पावर 0 यानी 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, e की पावर 0 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का मतलब e की पावर 0 है। और e की पावर 0 का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दें इस वाले फॉर्मूले से, जो कि इंटीग्रेशन में देखने को मिलेगा, तो e की पावर 0+1 अपॉन 0+1, तो क्या आ गया, e 0+1 1 और e की पावर 1 e। तो यहाँ पे इसका मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर साइड लिखना पड़ेगा, यहाँ तक नोट कर लो पहले, उसको मिटा के लिखते आगे। तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी पावर की 0, e की पावर 0, किसी की पावर 0 1 हो जाता है तो वही है। अब e की पावर 0 का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, क्योंकि यही हमारा वेरिएबल है डी ई एक्स, जिसके साथ डी रहता है वही वेरिएबल होता है, वही चेंज होता है, उसी का इंटीग्रेशन करते हैं। e की पावर x का 0 x है तो e की पावर x का 0। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x 0+1 अपॉन 0+1, यानी कि e की पावर 1x मतलब 1 अपॉन 1, यानी e की पावर x आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, e हो गया, e की पावर x हो गया। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, इसको पोंछा मार के हटा दें। बराबर, अब इसमें देखेंगे जो चीज़ वेरिएबल होती है जिसके साथ डी क्यू होता है उसी का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये क्या, ये के डी क्यू है, के क्या तुमको क्यू जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो फिर के बाहर आ जाएगा। एक्स क्यू जैसा दिख रहा है, ये भी बाहर आ जाएगा। इसमें कुछ क्यू जैसा दिख रहा है तो ये भी पूरा बाहर आ जाएगा। ये इसमें क्या कुछ क्यू जैसा दिख रहा है, यही निकालना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बचा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कुछ नहीं है तो 1, और 1 का मतलब क्यू की पावर 0, और किसी की पावर 0 का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो बस आ तो गया, अच्छी स्थिति में हम लोग निकाल दिए, यही लाना था हम लोगों को, बस हो गया। अब देखो इसमें कुछ कंडीशन देख लेते हैं कि अगर जैसे हमने स्टार्टिंग बताया था, अगर ये यहाँ पे रखा हो तो 0 होता है, इसे यहाँ पे लिख के सिद्ध भी कर देते हैं। अगर यहाँ पे होगा जब ये एकदम रिंग के सेंटर में, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे तो x कुछ है नहीं, 0 रख दिए, यहाँ पे 0 ऊपर है, ऊपर 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। यानी रिंग के वलय के सेंटर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। और अक्षीय स्थिति में तो हमारे पास कुछ आता है, निरक्षीय स्थिति में भी 0 होता है, क्योंकि ऊपर का नीचे काट देता है। इसको अगर निकालना चाहे तो सेम डी हम लोग को मालूम है, साइन थीटा हम लोग क्या निकाल देंगे, r अपॉन
साइन थीटा ये हो जाएगा ना। उसके बाद फिर से इसी तरह सेम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे बस कुछ और, यहाँ पे आर आ जाएगा और वहाँ पे थोड़ा सा दाएं बाएं करेंगे वो भी 0 हो जाता है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट कर लो और एक आध दो इसकी कंडीशन ही देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो। अब देखते थोड़ा सा लिख के बता देते कि यहाँ पे 0 होता है। यदि इफ x इक्वल टू 0 अतः वलय के केंद्र पर E, वलय के केंद्र पे निकाले ना, Ex इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन एक्स की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और ये x गुणे में है यानी गुणे में 0 यानी कि वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे करके लिख लो। इसका मतलब क्या होगा, वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। अब नॉर्मली क्या होता है, सामान्यतया जो भी स्पेलिंग होती है सामान्यतया की हमें नहीं आती, जनरली आ गया शायद। जनरली क्या होता है, रिंग हमारी इतनी बड़ी है, ये काफ़ी दूर आवेश रखा रहता है और x के कंपैरिजन में r बहुत छोटा होता है, यानी कि x जो होता है वो r से बहुत बड़ा होता है। और जब x r से बहुत बड़ा होता है तो हम लोग r को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, और r को नगण्य मान लिए तो r यहाँ से हटा दिए, तो हटा देते r यहाँ से। जैसे ही r हटाएंगे हमारे पास क्या बचेगा, e की पावर x इज इक्वल टू के एक्स क्यू अपॉन r हम लोग हटा दिए। जैसे ही r हटाएं तो x स्क्वायर की पावर 3/2 और पावर का आपस में गुणा होगा तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा एक्स क्यूब, के एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब और ऊपर एक्स है नीचे से ये कट्टा पावर 2 यानी कि के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ये भी इसको भी नोट कर लो। सामान्यतः एक्स इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन ये, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आज हम लोग इतना डेरिवेशन देख लिए, आज के लिए बस इतना ही। इसको घर पे जाके 2 बार पढ़ें और 1 बार लिखें ताकि ध्यान में रहे, और बाकी कल छुट्टी, सेवा समाप्त।